तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ का परिश्रम और अन्य सभी विद्याएं तो मात्र कारीगरी है। पांचजन्य के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित बाद भारत की में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित माताएं, बहनें और बंधुवर, भारत के भी स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी के साथ साथ पांचजन्य के शंखनाद का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। और कोई भी कालखंड का जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव के साथ साथ उसका पुनरावलोकन, आत्मावलोकन करने का भी अवसर होता है। और गत लगभग 1 वर्ष से इस देश में स्वाधीनता के बाद 75 वर्षों में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही। और इस सब में एक विषय जो बार बार सामने आ रहा है वह है कि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी, राजनैतिक पराधीनता को त्यागने के बाद भी, अपना स्वयं का संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वयं को प्रदान करने के बाद भी, संविधान के प्रारंभिक शब्द ही कहते हैं कि हम भारतवासी अपने आप को यह संविधान प्रदान करते। यानी एक अर्थ में राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से क्रिया करने के लिए स्व के अधीन होने के बाद भी आज जब हम लौट करके देखते हैं या अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या हमें अपनी व्यवस्थाओं में, अपने तंत्र में, प्रक्रिया में, चाहे फिर वो राजनैतिक तंत्र हो, चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे न्याय तंत्र हो, इन सारे तंत्रों में क्या हमें भारतीयता दिखाई देती है? क्या हम भारत को देख पाते हैं? अभी हम चर्चा कर रहे थे और यह बताया गया और सत्य भी है कि भारत गति से प्रगति कर रहा है, तो आने वाले कुछ समय में ही हम विश्व के नंबर 3 के, नंबर 2 के, फिर कभी नंबर 1 के भी हो जाएंगे। किंतु ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिस अर्थव्यवस्था के आधार पर, जिस अर्थतंत्र के आधार पर, जिस मैन्युफैक्चरिंग की, उत्पादन की व्यवस्था के आधार पर भारत विश्व का केवल नंबर 1 नहीं, विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था का 2/3 का हिस्सेदार था और 15वीं शताब्दी तक था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने 1835 में अपनी शिक्षा व्यवस्था भारत को दी, उससे पूर्व विश्व के सकल उत्पादन का 23%, 23% हिस्सेदारी भारत की थी। क्या स्वतंत्र हो जाने के बाद, स्वाधीन हो जाने के बाद इस पर विचार नहीं करना चाहिए था कि ऐसा क्या तंत्र था जिस तंत्र के कारण विल डुरांट जैसे इतिहासकार को लिखना पड़ा कि भारत सारे विश्व को संपदा का वितरण करने वाला देश रहा है। विल डुरांट लिखता है, फॉर 15 centuries of the millennia the country which distributed wealth, ये शब्द है विल डुरांट के, संपदा का वितरण करने वाला देश भारत रहा है। आपको लग रहा होगा कि शिक्षा के बारे में बोलने के लिए कहा और मैंने अर्थतंत्र से बात शुरू की, किंतु आप यदि इसके समानांतर शिक्षा का इतिहास देखते हैं तो हम पाते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने के बाद इस देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को समेटने की प्रक्रिया 13वीं-14वीं शताब्दी में ही हुई। और उससे पहले भारत विश्व के 2/3 सकल उत्पाद का हिस्सेदारी करता था। उसके बाद जो घट करके 23% आ गया, क्योंकि शिक्षा हमारी उन बड़े संस्थानों से जाकर के, विश्वगुरु भारत जो था वह गांव-गांव में शिक्षा व्यवस्था में चला गया। हमारी शिक्षा समाप्त नहीं हुई, बंद नहीं हुई, तोड़ी नहीं जा सकी। हमने उसको विकेंद्रित करके गृह गुरुकुलों के माध्यम से, ग्राम गुरुकुलों के माध्यम से, मंदिरों में, अनेक स्थानों पर पाठशालाओं, कार्यशालाओं और गुरुकुलों के माध्यम से 7 लाख से अधिक गांवों में
इस देश में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा देने की व्यवस्था 1823 तक भारत ने की थी। किंतु नालंदा नहीं था, विक्रमशिला नहीं था, वल्लभी नहीं था, तो भारत 40% से 66% से गिर करके 23% पर आ गया। और 1835 की शिक्षा व्यवस्था के बाद जब इस देश की साक्षरता लगभग 100% से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1823 में जो अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और जिसको धर्मपाल जी ने 1970 में ब्यूटीफुल ट्री नाम के पुस्तक में प्रकाशित किया, जैसे के तैसे बिना किसी टिप्पणी के उस सर्वेक्षण का रिपोर्ट वैसे के वैसे छाप दिया, और उससे सारे समाज की आंखें खुली रहेगी कि भारत, पूरा भारत, सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए शिक्षा मिलती थी। दक्षिण का सर्वे करने वाले थॉमस मुनरो लिखते हैं 100% लिटरेसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण करने वाला विलियम एडम लिखता है 98% लिटरेसी। विलियम बेल, जिसने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण किया पूर्व भारत में, वो कहता है 96% लिटरेसी। और जहां हम अभी बैठे हैं उस उत्तर नॉर्थ प्रोविंस का, पंजाब प्रोविंस जिसको कहते थे, विलियम लिटनर ने वहां का सर्वेक्षण किया था। वो फादर विलियम लिटनर, जो चर्च का फादर था, वो लिखता है 93% लिटरेसी। ऑन एन एवरेज मोर देन 97% लिटरेसी 1823 में भारत में थी। और जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके 1947 में गए, तब वह लिटरेसी का रेट मात्र 18% रह गया। 82% भारतीयों को निरक्षर करने वाली शिक्षा व्यवस्था ने 23% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन को 2% पे ला करके रख दिया 1947। इसलिए आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, फिर से एक बार उस वैभवशाली विश्वगुरु की परिस्थिति में होना भी उतना ही आवश्यक है जितना बाकी सारी बातों में परिवर्तन होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा का सभी व्यवस्थाओं से, न्यायतंत्र से, समाजतंत्र से, मैगस्थेनिस आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में, उसने इंडिका लिखी। उस इंडिका में वो लिखता है कि भारत में कोई लड़ता ही नहीं था एक दूसरे से, कोर्ट खाली पड़े हुए थे, न्यायालयों में कोई वादी प्रतिवादी नहीं था, क्योंकि सब समाज एक दूसरे के साथ प्रेम से रहता था, धर्म से व्यवहार करता था, कर्तव्य बोध से व्यवहार करता था। ये शिक्षा व्यवस्था की देन थी। तो मैगस्थेनिस को एक भी लड़ाई नहीं दिखी, और पहली लड़ाई जाकर के उसको मिली तो पाटलिपुत्र के बाहर, मतलब आज के पटना से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव में लड़ाई मिली। मैगस्थेनिस उसका वर्णन लिखता है कि 2 किसान आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक किसान ने दूसरे किसान को अपनी जमीन बेची। जमीन खरीदने वाले किसान को क्रय करने के बाद हल चलाते समय जमीन के अंदर सोने के आभूषणों से भरा हुआ सोने का हंडा मिला, सोने का घट मिला। वो लेकर के बेचने वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि मैंने तो केवल जमीन का मूल्य तुमको दिया था, ये तुम्हारे पूर्वजों के सोने के आभूषण है, ये सोना मेरा नहीं है, तुम ले लो। बेचने वाला कहता है मैंने तुमको जमीन बेच दी, जमीन में जो मिला वो तुम्हारा है, मेरा नहीं, तुम ले लो। और लड़ाई इस बात पे हो रही है कि ये सोना मेरा नहीं है, और इस बात पे दोनों लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2300 साल पुरानी बात है। 2300 साल पुराने बात में इस देश की राजधानी जब पाटलिपुत्र मगध हुआ करती थी, उस मगध के बाहर शिक्षित किसान इस प्रकार से लड़ता था कि ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैगस्थेनिस लिखता है मैंने जाकर के देखा, बीच सड़क पे रखे हुए उस मटके को सोने का भरा हुआ वो घट सोने के आभूषणों से, मैगस्थेनिस ने शब्द प्रयोग किए। वो कहता है आई थॉट इट वॉज फुल ऑफ पॉइजनस स्कॉर्पियन, कहीं बिच्छू तो नहीं भरे इसमें विषैले, ये लोग ऐसे हाथ नहीं लगा रहे। ये न्याय व्यवस्था इस देश में थी, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को केवल ऊर्जा की नित्यता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं सिखाती थी फिजिक्स में। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का श्रम में और कर्म में होने वाला परिणाम, यदि मैं मेरे कर्म के हिस्से से अधिक भोग करूंगा तो उसको मुझे किसी ना किसी दूसरे रूप में देना पड़ेगा। ये ऊर्जा की नित्यता का सिद्धांत आचरण के रूप में सिखाया जाता था। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति भी धर्म का पालन करता था। और ये केवल तब की बात नहीं है, आज भी हम लोग तो प्रतिदिन लगभग महीने में 25 दिन प्रवास करते हैं। प्रवास करते समय प्रतिदिन भारत में ऐसे धर्म को मानने वाले और नैतिकता का जीवन जीने वाले प्रामाणिक नीतिमत्ता वाले लोग मिलते हैं
दुर्भाग्य की बात है वो सारे लगभग अशिक्षित होते हैं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ये नीतिमत्ता नहीं दे पा रही। 2011 में जब मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सेक्रेटरी था, पटेल नगर में रहता था, यहाँ दिल्ली की घटना है 2011 में। प्रतिदिन मैं चाणक्यपुरी से जब वापस मेट्रो से शादीपुर डेपो उतरता था और पटेल नगर रिक्शा से जाता था, साइकिल रिक्शा से, उस समय ई रिक्शा नहीं थे, साइकिल रिक्शा से जाता था, 7 रुपए सवारी थी। अब वो 7 रुपए सवारी पे रोज लड़ाई होती थी, रोज झंझट होता था, खुला होता नहीं, चेंज होता नहीं, तो 10 रुपए का नोट दे देता था और मैं छोड़ता था। वैसे ही वजन ज्यादा है, इसने मेहनत ज्यादा की, 10 रुपए देके छोड़ देता था। एक दिन रात को 9 बजे के लगभग साइकिल रिक्शा से मैं उतरा और उस रिक्शा वाले को 10 रुपए दिए और लौट के अंदर जाने लगा अपने कार्यालय में, तो उसने टोका, बाबूजी 7 रुपए होते, 10 नहीं 7 दीजिए। मैंने उसको कहा खुले नहीं है, 10 रख ले, मैं प्रेम से दे रहा हूं, और वो लेने को तैयार नहीं। G75 पटेल नगर की घटना है यहाँ दिल्ली में 2011 में, जब चारों तरफ अखबारों की सुर्खियों में 1.76 लाख करोड़ ऐसे आंकड़े ही पहली बार सुने थे। और तब मैं सोचता था यदि भारत ने दशमलव पद्धति नहीं दी होती तो XYZ वाली रोमन लिपि में ये 1,76,000 करोड़ कैसे लिखा होता, लोगों ने, अखबार वालों ने, पूरा पन्ना तो उसी में भर गया होता यदि दशमलव पद्धति नहीं दी होती तो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले जब हो रहे थे दिल्ली में, उसी समय वह गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया हुआ अनपढ़ रिक्शा वाला मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। और जब उसको नाम पूछा तो उसने रामावतार नाम बताया। आज भी मैं उसको स्मरण करता हूं। वो रामावतार ने 10 रुपए 7 लिए नहीं, 7 रुपए के लिए जिद करता रहा। मैंने कहा नहीं भाई तू रख ले, कल दे देना, मैं रोज आता हूं। बोले इतने दिन तो मिले नहीं, मिलोगे किस बात से, 3 रुपए मैं आपके उधार नहीं रख सकता। मैंने कहा 5 का सिक्का है, 10 का नोट है, 7 नहीं है। उसने कहा 5 दे दो, 2 कल दे देना। मैंने कहा तू मेरे 3 नहीं रख रहा है तो मैं तेरे 2 कैसे रख लूं। किसी कार्यकर्ता को भेज करके खुला मंगवाया, तब तक उससे पूछताछ की। 2 बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छे से, उनकी अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए गांव से दिल्ली आकर के रहता था रंजीत नगर में, और वहां बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता था। मैंने उसको पूछा तुम कितने पढ़े हो, तो बड़े शर्मा करके उसने कहा नहीं मैं पढ़ना लिखना जी जानता, आपकी भाषा में अंगूठा छाप। मैंने उसको 3 रुपए वापस करने के बाद पूछ लिया, रामावतार यदि तू ये 3 रुपया रख लेता तो क्या फर्क पड़ता, मैं प्रेम से दे रहा था, तू मुझे लूट नहीं रहा था, मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा था, 10 रुपए मैं प्रेम से 3 रुपए अधिक दे रहा था, क्या फर्क पड़ जाता। उस रामावतार ने मुझे वो उत्तर दिया जो मैगस्थेनिस को वहां पर मिला था इंडिका में 2300 साल पहले। एक अशिक्षित अनपढ़ रामावतार सबसे बड़ी जीवन की शिक्षा दे जाता है। वो कहता है अधर्म का 1 पैसा भी घर में ले जाऊंगा तो घर में कलह और बीमारी आ जाएगी। शिक्षा का तंत्र जीवन बनाता है, शिक्षा का तंत्र समाज बनाता है, शिक्षा का तंत्र परिवार बनाता है, शिक्षा का तंत्र सारे राष्ट्र को चलाने वाले समस्त तंत्रों की जड़ है। इसलिए शक, हूण, कुषाण, ग्रीक, रोमन, न जाने कितने आक्रांत आए, तुर्की आए, मंगोलिया से आए, बार बार तार कितने सारे आए इस देश में, मुगल आए, उसके बाद भी इस देश के मर्म को नहीं तोड़ पाए थे। जो काम 1835 में इस देश में हुआ, जब भारतीय शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरी की पूरी शिक्षा का सरकारीकरण कर दिया गया और सरकार के अधीन शिक्षा हो गई। हमारी अनुमति के बिना आप अपने घर में भी नहीं पढ़ा सकते, इतना सा एक अधिनियम बना दिया गया। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व यह है कि 29 जुलाई 2020 को 5.5 वर्षों के विमर्श के बाद, सारे विश्व में न भूतो न भविष्यति ऐसे अद्भुत कंसल्टेशन के बाद, देश के ग्रामों ग्रामों में जाकर के चर्चा करने के बाद 29 जुलाई 2020 को इस देश की केंद्रीय शिक्षा परिषद ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी, 29 जुलाई 2020 को लागू हो गई। लोग पूछते कब लागू होंगी, लागू हो चुकी है। अब उसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पूरा परिणाम होने में नीति में शिक्षा नीति नहीं लिखा है, पूरा परिणाम दिखने में 2030 आ सकता है, क्योंकि परिवर्तन होते होते इतना बड़ा ट्रॉला है तो यू टर्न लेने में समय लगता है। कोई छोटी सी नैनो कार थोड़ी है कि झटके से यू टर्न ले ले। और 1835 का शीर्षासन
ठीक करने का काम करने वाली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज हमारे बीच में। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंग्रेजी में 66 जो पृष्ठ है, उन 66 पृष्ठों में वह तमाम बीज है, वह सारे के सारे बीज हमको मिलते हैं जिससे हम अपने स्वप्न की शिक्षा नीति वापस भारत में व्यवस्था ला सकते हैं। किंतु क्रियान्वयन हम सबको करना पड़ेगा। मूल रूप से शिक्षकों को करना पड़ेगा, शिक्षकों को करना पड़ेगा, शैक्षिक नेतृत्व करने वालों को करना पड़ेगा, पूरे समाज को करना पड़ेगा। परसों में इंदौर में वहां के उद्योग जगत के साथ बात कर रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्योजकों का क्या योगदान है। और जब मैंने उनको उनकी बातें बताई तो वो इतने आश्चर्य में रह गए। हमने तो आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए दूर से देखी थी क्योंकि हमको लगता था हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा क्या काम है। मैंने कहा आपकी इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए आता है वो किसका प्रोडक्ट है? वो जिस आईटीआई का, पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, उसमें यदि आप ध्यान नहीं दोगे, उसमें यदि आप सही अर्थ में इन्वेस्ट नहीं करोगे, नॉट जस्ट मनी, टाइम, योर एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री के अंदर आपका जो अनुभव है, यूनिवर्सिटी के और विद्यालयों के सिलेबस मेकिंग में यदि वो नहीं जाता है, यदि शिक्षकों को बुला करके आप इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं देते हैं, तो बाद में इस शिक्षा व्यवस्था को दोष देने का आपको अधिकार नहीं कि इसमें निकलने वाले 89% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। यह कहने का अधिकार हमको तब तक नहीं जब तक हमने कोई योगदान नहीं दिया। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में योगदान देने की आवश्यकता है। हमने भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से इस कार्य को समाज तक ले जाने का प्रयत्न किया और समाज को जोड़ा। और मेरा आज तक का अनुभव है, जिन जिन से बात की, जिस भी वर्ग से बात की, उन्होंने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझा तो सबको लगा कि हम जो चाहते थे परिवर्तन होना, उस परिवर्तन की नींव डल गई है, बीज डल गए हैं। अब उसका अंकुरण, पल्लवन, पुष्पन, फलन होना है तो उसके लिए हम सबको परिश्रम करना पड़ेगा, हम सबको उसमें जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मात्र 66 पृष्ठ है, अवश्य पढ़िएगा। मैंने तो ये प्रक्रिया बहुत जगह पर की, आप भी करके देख सकते हैं, आप भी अपने मन में करके देख सकते हैं। मैं तो जाकर के बातचीत करते हुए कहता हूं, उस दिन वहां उद्योजकों को भी कहा, आप अपने मन की ऐसी कोई 2 बातें लिखिए जो बचपन से आपको पढ़ाई करते समय और बाद में भी अपने बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा लगा था कि शिक्षा व्यवस्था की ये 2 बातें तो तुरंत बदलनी चाहिए। दिस मस्ट चेंज, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट शुड बी चेंज्ड इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। आप ऐसी कोई भी 2 बातें लिखिए और बाद में मैं उनमें से कुछ लोगों को पढ़ने को कहता हूं, और जब वो पढ़ते हैं तो मैं शिक्षा नीति का पॉइंट बताता हूं कि 4.37 में ये मुद्दा आ गया, 5.01 में ये मुद्दा आ गया। सब आश्चर्य से देखते हैं, ये आ गया। अरे मैंने कहा आप जो चाहते थे वो शिक्षा नीति ने 66 पृष्ठों में लिख दिया है, क्योंकि कस्तूरी रंगन जी की समिति ने सारे आए हुए सुझावों का अध्ययन करके इस शिक्षा नीति को बनाया। लेकिन अब जब वो वहां पर आ ही गया है तो वो केवल कागजों में रह करके नहीं चलेगा, क्योंकि 1968 में आई हुई कोठारी कमीशन की रिपोर्ट, DS कोठारी उसके अध्यक्ष थे, इसलिए कोठारी कमीशन उसको कहा जाता है। किंतु उस कमीशन का नाम, सरकारी मैंडेट में जो उसका नाम था, उसको जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था उस कमीशन का, उसका नाम था एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए वो आयोग बनाया गया था। पहली बार स्वतंत्र भारत में पूरी शिक्षा का विचार करने वाला आयोग था। उससे पहले मुदलियार कमेटी ने स्कूल शिक्षा और राधाकृष्णन समिति ने उच्च शिक्षा पर बात की थी, लेकिन 1966 में पहली बार समग्र शिक्षा पर विचार हुआ। 1968 में आए उस रिपोर्ट को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें भी है, किंतु क्रियान्वित नहीं हुई। आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको अवसर प्रदान किया, और केवल सरकार को ही नहीं, पूरे समाज को अवसर प्रदान किया है कि हमारे मन में जो परिवर्तन की इच्छा थी, वह परिवर्तन करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा, एक संवैधानिक नींव, एक आधार, वैधानिक आधार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको प्रदान किया है। लेकिन हम सबको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हमने सबसे बड़ी जो एक कमी उच्च शिक्षा में भारत में देखी, वह कमी, और जिसके बिना ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह की बातें केवल स्वप्न रह जाती है, वह सबसे बड़ी कमी यदि कोई होगी तो वह शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में। आज दुनिया के छोटे छोटे देश, ताइवान इतना छोटा सा देश है,
हरियाणा जितनी भूमि और केरल जितनी जनसंख्या वाला ताइवान आज विश्व की 3 नंबर की इकोनॉमी है, क्योंकि ताइवान के अंदर प्रतिवर्ष कितने पेटेंट्स के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरे जाते हैं, भारत की संख्या उसकी 1% भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को लेकर के यदि हम अनुसंधान के क्षेत्र में परावलंबी रहे, यदि टेक्नोलॉजी के लिए, केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, मानविकी में भी, कला क्षेत्र में भी यदि हम अन्वेषण नहीं करेंगे, यदि हम नई खोज नहीं करेंगे, तो विश्व के गुरु बनना तो छोड़िए, आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व में नंबर होना कठिन हो जाएगा। आज अमेरिका की 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 23 खरब डॉलर उसकी जीडीपी है, और उस अमेरिका के ऊपर लगभग 30 खरब डॉलर का कर्जा है, 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। माल्या से भी खतरनाक स्थिति में अमेरिकन गवर्नमेंट है। हर साल कम से कम 2 सप्ताह के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को बंद होना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अत्यंत डावाडोल है अमेरिका की। केवल डॉलर के नोट छाप करके अमेरिका चल रहा है। 149% ऑफ द जीडीपी उसका डेट रेशियो है अमेरिका का। अभी थोड़े दिनों पहले श्रीलंका में भूचाल आया और श्रीलंका में पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ, क्योंकि श्रीलंका का डेट रेशियो 71% हो गया। उनके जीडीपी के 71% उन्होंने कर्जा ले लिया, श्रीलंका डूब गया, और उसको बचाने के लिए पता नहीं भारत ने भी और सारे विश्व ने क्या क्या प्रयास किए। उससे पहले ग्रीक की इकोनॉमी डूब गई थी। अमेरिकन इकोनॉमी 149%, 149% ऑफ द जीडीपी के 1.5 गुना कर्जा लेकर के आज विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनी है। उसका एकमात्र कारण है विश्व की सर्वोत्तम प्रतिभा को उनके विश्वविद्यालयों ने आकर्षित किया, और विश्व की सारी टेक्नोलॉजी के पेटेंट अमेरिका के पास में है, जिसके कारण अपनी सामरिक शक्ति के अलावा इस ज्ञान शक्ति के कारण अमेरिका सारे विश्व पर दादागिरी कर रहा है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लगा। इसलिए 2017 में हमने भारतीय शिक्षण मंडल के अंतर्गत ही रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की। 40,000 से अधिक पीएचडी गत वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों ने प्रदान किए। 40,000 पीएचडीज वेर अवार्डेड। कोरोना काल में 38,000 पीएचडी हुए भारत में प्रतिवर्ष। 2016 तक यह संख्या 17-18 हजार थी। यूजीसी ने नियम बनाया, पीएचडी किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते, और पीएचडी करने वालों की बाढ़ आ गई। नौकरी के लिए पीएचडी लगता है, इसलिए 40,000 लोगों ने पीएचडी की। जिस दिन एआईएसएचई की रिपोर्ट आई, उस दिन एक कुलगुरु के साथ में मैं अल्पाहार कर रहा था। मैंने उनको कहा कि भाई साहब 5 साल में देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बोले क्यों? मैंने कहा प्रतिवर्ष 40,000 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। बोले कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? मैंने कहा 40,000 पीएचडी दे दी, और रिसर्च तो तभी होता है जब पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हो। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन किए बिना रिसर्च कैसे होगा? एक प्रॉब्लम डिफाइन करके सॉल्व किया तो एक पीएचडी मिलती है। 40,000 प्रतिवर्ष, देश में 2 लाख से ज्यादा समस्याएं थोड़ी होगी। 5 साल में आप खत्म कर दोगे। तो वो जोर से हंसने लगे, जैसे यहाँ बैठे हुए अनेक प्रोफेसर हंस रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीएचडी का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई संबंध नहीं। इसलिए हमने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक्स में होने वाले रिसर्च को भारत केंद्रित, भारत हित का और भारत बोध के साथ होना चाहिए। इसलिए उसके उद्देश्य को व्यक्तिगत अचीवमेंट, करियर एडवांसमेंट के स्थान पर राष्ट्रीय पुनरुत्थान का उद्देश्य लेकर के रिसर्च करने वाली बात लाने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की। आज 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू करके हम हाथ में हाथ मिला करके रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च के बिना, जब हमने संस्कृत में रिसर्च के लिए शब्द खोजना शुरू किया तो अनेक शब्द मिले। तो सामान्य रूप से हिंदी में हम शब्द प्रयोग करते हैं अनुसंधान, लेकिन संस्कृत के विद्वानों ने कहा अनु का अर्थ होता है फॉलोअप। पहले जो संधान हुआ है उसका फॉलोअप जब करते तो अनुसंधान है। अनुवर्तन से अनुशब्द आता है। तो मैंने कहा आजकल तो यही करते हैं, पहले लिटरेचर रिव्यू करो, उसके बाद में रिसर्च गैप ढूंढो। तो अनुसंधान जो विश्वविद्यालय में होता है वो अनु ही है, फॉलोअप ही है, मूल बात है नहीं। हमारे जो आरएफ के डायरेक्टर है डॉक्टर राजेश बिनीवाले, उन्होंने कहा कि मेरे 2 प्रोजेक्ट इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि उसके लिटरेचर रिव्यू में कुछ नहीं था, और जापान ने स्वीकार कर लिए क्योंकि उन्होंने कहा आप कुछ नया बता रहे हो, आज तक किसी ने रिसर्च ही नहीं किया। भारत में रिजेक्ट हो गए क्योंकि इस पर पहले कुछ हुआ ही नहीं। अनुसंधान से काम नहीं चलेगा, नया खोजना पड़ेगा। उसको संस्कृत में कहते हैं अन्वेषण। जो पुराना खो गया उसको खोज निकालते हैं। अभी ड्रोन की बात चल रही थी,
लेकिन सारे के सारे ड्रोन बैटरी पर है और वो बैटरी इतनी इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन हमारे यंत्र सर्वस्व में, पाराशर के यंत्र सर्वस्व में मर्क्यूरी के इंजन की बात की, जिसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी काम कर रही है कि लिक्विड मर्क्यूरी का उपयोग करके गायरोमीटर की टेक्नोलॉजी के आधार पर पुष्पक विमान कैसे उड़ता था। क्या भारत के विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी इसके ऊपर काम नहीं कर सकते? अरे लोगों को उठाने वाले, राम के साथ पूरी वानर सेना को लाने वाला पुष्पक नहीं बना सको कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा को उठाने वाला ड्रोन तो बना सकते हो। और मर्क्यूरी बेस्ड गायरोमीटर का ड्रोन सबसे बड़ा इको फ्रेंडली होगा, इसलिए आर्यवारे उसके ऊपर काम कर रहा है। इसको गवेषण कहते हैं, जो खो गया उसको फिर से खोजना। अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषण और चौथा शब्द शोध। शोध का अर्थ होता है परिष्कार करना, शोधन करना, शुद्ध करना। ये चारों को रिसर्च कहते हैं। हमने कहा अरे वारे में इन चारों में से कौन सा करेंगे? सबने कहा सब करेंगे। मैंने कहा फिर तो कोई ऐसा नाम ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये चारों आते हो। तब हम मेथोडोलॉजी में गए, क्योंकि जब एकत्व ढूंढना होता है तो किसी भी बात की जड़ में जाना पड़ता है। बाहर से विविधता दिखती है, जब अंदर जाते हैं तब एकत्व दिखाई देता है। इसलिए जब हम रिसर्च की मेथोडोलॉजी पे गए तब हमको पता चला संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए कोई शब्द होगा तो वो शब्द है तप। तप के बिना ना अनुसंधान हो सकता है, ना अन्वेषण, ना गवेषण, ना शोध। इसलिए आर्यवारे के बोध चिन्ह में हमने लिखा तपो मूलम ही साधनम। तप से ही सब कुछ संभव है। भारत को पुनः यदि विश्वगुरु बनाना है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पेज नंबर 40 के ऊपर पॉइंट नंबर 22 के अंदर लिखा हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नाम का जो बिंदु है, उस बिंदु पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंग्रेजी मूल ड्राफ्ट, जो अंग्रेजी में लिखा गया, वो अंग्रेजी ड्राफ्ट में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। शायद पहली बार किसी सरकारी अभिलेख में, डॉक्यूमेंट में विश्वगुरु शब्द आया होगा। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालयों को विश्व में कैंपस खोलने की अनुमति देने के साथ विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिखा है। आप बात को समझिए, क्रम को समझिए। अभी 2-4 दिन पहले यूजीसी ने कोई स्टेटमेंट दिया जिस बात को लेकर के विवाद हो रहा है कि 500 से अधिक विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में बुलाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उससे पहले कहा कि हमारे विश्वविद्यालय भी बाहर जाएंगे, और वो शुरू हो चुका है। पुणे यूनिवर्सिटी का कतार कैंपस खुल गया है। भारत के विश्वविद्यालय विश्व में जा रहे हैं, तब विश्व के विद्यालयों को बुलाया जा रहा है। यदि भारत को विश्वगुरु बनना है तो हमको फिर से ऋषि बनना पड़ेगा। मैं जब ऋषित्व की बात कर रहा था तब आधुनिक ऋषि अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने आगमन किया। मैं इसको एक शुभ संकेत मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऋषियों के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति, क्योंकि कस्तूरी रंगन जी को, मंजुल भार्गव को, M.K. श्रीधर को काम करते हुए वसुधा कामत को करीब से देखा है, और ये सारे आधुनिक ऋषि हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रचना की है। ऋषियों द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करके भारत को फिर एक बार यदि विश्वगुरु बनना है तो हम सबको ऋषि बनना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा। हम सच्चे अर्थ में तप करने वाले, रिसर्च करने वाले ऋषि बने। इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।